क्लास में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट पढ़ा था, उसमें k इज इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी का फंक्शन सीखा था। तो उसमें देखो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। यहाँ पे जो ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी greater than or equal to activation energy। So जो e raised power minus e by rt का फ्रैक्शन है, this represents the fraction of molecules having energy greater than or equal to activation energy। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होती है, उनका नंबर हम लोग e raised power minus e by rt से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बस ये मतलब लिख लीजिए। अब देखो, वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में आपको टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट का कंप्लीट वेरिएशन सिखाया था। दैट वाज log ऑफ k1 by k2 is equal to minus EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। बट अगर हमें इसका कभी टेंटेटिव आइडिया लगाना होता है, मैं इसे एग्जैक्टली पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन देख के आप समझ रहे हो उसको बार बार सॉल्व करने में अच्छा खासा टेक्निकल प्रोसेस हो जाएगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से ये समझने के लिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, उसके लिए हम लोग टेक्निकल टर्म डिफाइन करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अपना नेक्स्ट टर्म लिखेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट में लिखिए it is the factor by which it is the factor by which it is the factor by which rate constant of a chemical reaction it is the factor by which rate constant of a chemical reaction it is the factor by which rate constant of a chemical reaction increases it is the factor by which rate constant of a chemical reaction increases with the increase of every 10 degrees Celsius temperature. It is the factor by which rate constant of a chemical reaction increases by the increase of every 10 degrees Celsius temperature। तो अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफाइन करना होता है, ये टेम्परेचर T + 10 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट कांस्टेंट आएगा उसका रेशियो लिख देते हैं T डिग्री सेल्सियस के रेट कांस्टेंट के साथ। और स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेल्सियस बाय रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने से जिस फैक्टर से चेंज होता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये एक जनरल आइडिया लगाने में हेल्प करता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन कितना चेंज हो रहा है या रेट कांस्टेंट कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर चेंज करने से। स्टैंडर्ड कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस जो होती है उनका रेट कांस्टेंट जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो इन बिटवीन 2 और 3 होता है। ये बात पॉइंट पे नोट बना के अलग से लिख लीजिए। For most of the chemical reactions, temperature coefficient is in between 2 and 3.
For most of the chemical reactions, temperature coefficient is in between 2 and 3. For most of the chemical reactions, temperature coefficient of a chemical reaction is in between 2 and 3. Is that okay? For most of the chemical reactions, temperature coefficient is in between 2 and 3. अब आप एक क्वेश्चन लिख दो. Write down. If temperature coefficient of a chemical reaction is 2, if temperature coefficient of a chemical reaction is 2, then how many times rate constant will change if temperature coefficient of a chemical reaction is 2? If temperature coefficient of a chemical reaction is 2, if temperature coefficient of a chemical reaction is 2, then how many times rate of the chemical reaction will change? Then how many times the rate of the chemical reaction change if we change the temperature from 35 degrees Celsius to 75 degrees Celsius? I said if temperature coefficient of a chemical reaction is 2, then how many times rate of a chemical reaction will change? Then how many times rate of a chemical reaction will change if temperature is changes from 35 degrees Celsius to 75 degrees Celsius? So basically 35 से पहले 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75. तो हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज से रेट कांस्टेंट आपका 2 फैक्टर से चेंज हो जाएगा. तो टोटल जो पावर चेंज होगी दैट विल बी 60. So rate constant at 75 degree Celsius upon rate constant at 35 degree Celsius will be 60. पॉइंट समझ आया? टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो फैक्टर होता है जिससे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन चेंजेस बाय एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. मतलब हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने से जितना रेट चेंज होता है उसको हम लोग लिखते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट. ठीक है. अब इसी चीज को अगर थोड़ा ग्राफिकली समझाऊं मैं आपको, तो इफ वी प्लॉट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द काइनेटिक एनर्जी, आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कब याद होगा? गैसीय स्टेट के टाइम पे आपने सीखा है. तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो बहुत कम नंबर होता है और फिर ये ऐसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग होता है. तो मैक्सिमा आता है, ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है. अब इस प्लॉट पे अगर हम यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी मार्क करते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है तो ये शेडेड एरिया आएगा.
ठीक है। और अब अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज कर दें, सो लेट्स से दिस प्लॉट इज एट T डिग्री सेल्सियस। अब अगर हमने टेम्परेचर राइज किया तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगी, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। तो आपकी बार मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी अपनी वही अभी भी। तो अब देखो ये वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जा रही है। तो अगर हम इन दोनों शेडेड एरियाज का रेशियो लिखेंगे, तो जो शेडेड एरिया है दैट विल रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट। सो दैट मीन्स अगर थोड़ा रफ तरीके से समझाऊं, तो अगर हम इस शेडेड एरिया का रेशियो लिखेंगे तो एक्चुअली रिप्रेजेंट K at T plus 10 degree Celsius upon K at 10 degree Celsius. अप्रॉक्सीमेटली यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो शेडेड एरिया है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। सो इसको हम लोग मैथमेटिकली e raised power minus A/RT लिखते हैं। टेम्परेचर चेंज करने से A उतना वैरी नहीं करता, तो इट इज मोर और लेस ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक फिर आप देखो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना है, तो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, मेक अ नोट फॉर दैट। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर किसी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ऐसी केमिकल रिएक्शन की टेम्परेचर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, बिकॉज अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रूम टेम्परेचर पे ही सफिशिएंट एनर्जी होगी जिससे उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराया जा सकता है। ठीक है, तो उस केस में रेट कांस्टेंट जो है, और जो रेट कांस्टेंट है उस पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, राइट डाउन इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज लो, if activation energy of a chemical reaction is low, if activation energy of a chemical reaction is low, if activation energy of a chemical reaction is low, then if activation energy of a chemical reaction is low, then temperature dependency of this chemical reaction is also low. Then temperature dependency of such chemical reaction is also low. ठीक है, इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं। ऐसे मान लो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट बना रहे हैं। तो अगर हमारी केमिकल रिएक्शन ऐसे है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ऐसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होगी। अदर देन दिस, अगर हम इसी के पैरेलल एक दूसरी रिएक्शन बनाएं
इसके लिए करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी रिएक्शन बिना हाई टेम्परेचर के परफॉर्म नहीं हो सकती। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन की टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। समझ आया? तो सेकेंड पॉइंट में इसी इसको ऐड कर लीजिए। If the activation energy of a chemical reaction is higher, if the activation energy of a chemical reaction is higher, if the activation energy of a chemical reaction is higher, if the activation energy of a chemical reaction is higher, then temperature dependency of such chemical reaction is also higher. Then temperature dependency of such reactions are also higher. ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और समझना है, K इज इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस ए बाई आर टी का फंक्शन होता है। आपको मैंने बता रखा है कि जो रेट कांस्टेंट है वो बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी और एक टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन तभी परफॉर्म होगी जब हम रिएक्टेंट को कम से कम एक्टिवेशन के एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें। अच्छा, पिछला वाला पॉइंट आप सबको समझ आ गया ना, टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाली बात। इट इज लाइक, इसको आप ऐसे समझ लो, मैंने आपको क्या बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के प्रोवाइड करना पड़ता है। यू मे से इट इज लाइक कॉस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो जैसे मान लो मेरे को एक प्रोडक्ट बाय करना है, उसकी कॉस्ट और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या सराउंडिंग से रिक्वायरमेंट है। तो लेट अस से हमें कोई प्रोडक्ट बाय करना है जिसकी कॉस्ट लेट से 100 रुपीज है, तो आप उसे परचेज कर सकते हो, आपको उसके लिए अपने पेरेंट्स की असिस्टेंस नहीं रिक्वायर्ड है। बट अगर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट लेट से 50,000 रुपीज है तो जनरली आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प रिक्वायर्ड है। बस वैसे ही अगर किसी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लोअर है तो वो एनवायरनमेंट की एनर्जी से मैनेज कर लेगा और रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। बट अगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सिग्निफिकेंटली हायर है तो उसे डेफिनेटली सराउंडिंग पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जब तक हम हाई टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। अब दूसरा पॉइंट समझना है कि अगर हमारी कोई केमिकल रिएक्शन है जिसको हम बहुत लो टेम्परेचर रीजन में परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर वहां टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा। बट अगर हम एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज के बाद ऐसा करेंगे, मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ऐसा करेंगे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन में उतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। ये पॉइंट समझ में आया? लाइक अगर हम मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, अब उससे कम टेम्परेचर पर रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर आपने उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस करने लगेंगे। बट अगर आपने इतना सफिशिएंट टेम्परेचर कर रखा है कि मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे भी तो रेट ऑफ द रिएक्शन में कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन पहले एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट कीजिए इस चीज का, राइट डाउन टेम्परेचर सेंसिटिविटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विल बी हायर। Temperature sensitivity of a chemical reaction will be higher. Temperature sensitivity of a chemical reaction will be higher in low temperature region. Temperature sensitivity of a chemical reaction will be higher in low temperature region, while it will be lower in higher temperature region. ठीक है। अब यहीं पे ऑल्दो एक पोर्शन आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है, बट वो भी मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ दोबारा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर प्लीज रिपीट द लास्ट डेफिनेशन। मैंने बोला कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए आई सेड दैट टेम्परेचर सेंसिटिविटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विल बी हायर इन लो टेम्परेचर रीजन एंड इट विल बी लोअर इन हायर टेम्परेचर रीजन।
So effect of temperature on equilibrium constant, although ये इस चैप्टर से रिक्वायर्ड नहीं, आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम ये चीज सीख रखी है, बट ये चीज आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कंफ्यूज ना करो। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या राइट। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फिनोमेनन तो सिखाया था कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट बना रहे हैं और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं, सो दिस इज आवर रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। तो ये जो एनर्जी लिखते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। इधर वाली साइड से जो एक्टिवेशन एनर्जी लिखते हैं इसको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो एनर्जी डिफरेंस है इसको डेल्टा एच बोलते हैं। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड एनर्जी जो है वो डेल्टा एच होता है। अब अगर हमारे पास कोई भी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट बेस प्रोडक्ट है तो उसका के एफ और के बी गिवन है। के एफ जो है वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और के बी जो है ये रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। तो यू ऑल नो कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। सो के इक्विलिब्रियम इज बेसिकली के एफ बाई के बी। ठीक है, तो अब अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो के एफ की वैल्यू लिखेंगे ए एफ इंटू ई रेस पावर माइनस ए फॉरवर्ड बाई आर टी, और इससे के बी लिखेंगे तो आएगा ए बी इंटू ई रेस पावर माइनस ए बैकवर्ड बाई आर टी। अब जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी ए एफ बाई ए बी इंटू ई रेस पावर माइनस ए फॉरवर्ड माइनस ए बैकवर्ड बाई आर टी, या इसी को एक नया कांस्टेंट ए मान लो इंटू ई रेस पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी लिखेंगे। या अगर सीधे एल एन अप्लाई करके लिखें तो ये में राइट एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। या फिर इसको लॉग के टर्म में लिखेंगे तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी। मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है दिस कम्स आउट टू बी डेल्टा एच। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में अगर इक्विलिब्रियम है तो हमने के एफ को रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और के बी को रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोले। तो जो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट होता है के एफ बाई के बी, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो पहले आपने आरएनएस इक्वेशन से रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा के इज इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस ए बाई आर टी होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर हम ये वैल्यू लिखेंगे तो के एफ इज इक्वल टू ए एफ इंटू ई रेज पावर माइनस ए बाई आर टी, और के बी की वैल्यू के बी ए बी इंटू ई रेज पावर माइनस ए बाई आर टी। अब दोनों का रेशियो अप्लाई करोगे तो ए एफ बाई ए बी आ जाएगा और ई पावर माइनस ए फॉरवर्ड माइनस ए बैकवर्ड बाई आर टी बन जाएगा, और जो एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस है उसकी जगह डेल्टा एच लिख देंगे इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, फिर दोनों तरफ एल एन अप्लाई कर दो तो एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम इज एल एन ऑफ ए माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, या log of k equilibrium is equal to log of a minus delta h upon 2.303 RT। ठीक है,
के इक्विलिब्रियम इज बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हम यहाँ पे के इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं, दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन पढ़ रहे हैं, सो के इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो अगर इसको दो अलग अलग टेम्परेचर पे डील करें, so let's say equilibrium constant is K equilibrium 1 at temperature T1 and K equilibrium 2 at temperature T2। तो दो इक्वेशन लिखेंगे, log of K equilibrium 1 is equal to log of A minus delta H upon 2.303 RT1 और log of K equilibrium 2 is equal to log of A minus delta H upon 2.303 RT2 अब दोनों का अगर रेशियो अप्लाई कर दोगे तो log of K equilibrium 1 अपॉन log of K equilibrium 2 is equal to दोनों का अगर डिफरेंस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 अगर सबट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, तो दिस कम्स आउट टू बी log of K equilibrium 1 by K equilibrium 2 is equal to minus delta H upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये रिजल्ट हम लोग इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं। Is that clear? अब देखो आपने यहाँ पे दो केसेस पढ़े होंगे। सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं हम लोग, when delta H is positive यानी कि रिएक्शन है एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आएगा। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेंगे केस 2 में, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जाता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है। बट मैंने आपको बताया हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का फर्क होता है, बट रेट कांस्टेंट में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज करेगा, जबकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंडोथर्मिक में इंक्रीज करता है, एक्सोथर्मिक में डिक्रीज करता है। बस ये डिफरेंस आपको समझ आए इसलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको दोबारा बताया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है, जबकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज करता है, whether it is endothermic reaction whether it is exothermic reaction। समझ आया आपको कॉन्सेप्ट? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमेशा रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में ध्यान रखना होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड करता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पे। रेट कांस्टेंट के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब रेट कांस्टेंट इंक्रीज ही होगा, और इंक्रीज करने का जो फैक्टर है वो मैंने आपको बताया, बाय एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज जितना रेट कांस्टेंट चेंज होता है उसी को टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं, और हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से जो रेट कांस्टेंट है वो जो इंक्रीज फैक्टर है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है, और मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस के केस में ये 2 से 3 के बीच में होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir.
अब हम लोग डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन स्टडी करना शुरू करेंगे। ये बेसिकली थोड़ा सा मैंने आपको फैक्टर्स बताए जिनसे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वैरी करता है। सो अब हम लोग एक एक करके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखना स्टार्ट शुरू करेंगे। तो सबसे पहला केस अब हम लोग लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन explain both the case. क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलना। पिछला वाला Sir, केस please पूछ लो। explain both the cases, sir, once more. अब मैंने बताया ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करेगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज करेगा। रेट कांस्टेंट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि जो पहले वाली बात है रेट कांस्टेंट वाली बात है वो हमने काइनेटिक्स में सीखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली बात आपने इक्विलिब्रियम में सीखी थी। अब दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों एक साथ कोरिलेट कर दिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, Okay, sir. एक्सोथर्मिक इंक्रीज करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीज करेगा। रेट कांस्टेंट चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो हमेशा ही इंक्रीज करेगा। ठीक है? Yes, sir. तो वी प्रोसीड नाउ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि काइनेटिक्स में मेजॉरिटी क्वेश्चन इस सेगमेंट से आते हैं, या जितने टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो सब यहीं से बनते हैं। तो अभी हमने सपोज करो एक रिएक्शन लिखा है जिसमें ए गिव्स प्रोडक्ट है और हमें गिवन है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो वी में राइट एज रेट ऑफ द रिएक्शन इज माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए पावर जीरो। अब ध्यान से देखो ए पावर जीरो तो 1 होगा, यानी इस रिएक्शन का रेट हमेशा कांस्टेंट होगा। तो रेट ऑफ सच रिएक्शन विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। क्योंकि ए पावर जीरो मैथमेटिकली तो हम लिख रहे हैं बट उसका कोई मतलब नहीं है, आपको पता है ए पावर जीरो इज ऑलवेज 1। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी बन जाएगा, टाइम जीरो से टी चेंज करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली सी नॉट और फाइनली सी मान लें। तो इस वेरिएशन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी सी नॉट माइनस सी इक्वल टू के टी, या फिर इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो सी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। ये हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन है। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ बताओ, सो वी मे राइट सी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। यहाँ पे सी नॉट जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और सी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी है। जो रिएक्टेंट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन स्टार्ट होने के टाइम पे सी नॉट थी, टाइम टी पे जहाँ पे हम उसका रेट स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन सी हो गई है। के जो है वो रेट कांस्टेंट है, अगर दूसरा टर्म लिखना है के तो दिस इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ। इसको हम लोग टी हाफ लिख सकते हैं या टी 0.5 लिखा मिल सकते हैं। हाफ लाइफ का मतलब लिखेंगे, डेफिनेशन लिखे पहले हाफ लाइफ की। So right now it is the time in which it is the time in which
it is the time in which 50% of the reactant is consumed. It is the time in which 50% of the reactant is consumed. यानी कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखें तो सी की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, सी नॉट बाई टू। सी की जगह सी नॉट बाई टू पुट करेंगे तो यहाँ से जो टाइम आएगा टी हाफ, दिस कम्स आउट टू बी सी नॉट अपॉन टू के। ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ हो गया। ठीक है, अब देखो हमारी इक्वेशन आई सी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, और यहाँ से हाफ लाइफ सॉल्व होके आया सी नॉट अपॉन टू के। यहीं से एक और टर्म निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन। टाइम ऑफ कंप्लीशन मतलब जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाए, तो रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, जब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए, दैट कम्स आउट टू सी नॉट अपॉन के। अब इसी चीज को अगर ग्राफिकली समझा जाए, सो इफ यू प्लॉट सी अगेंस्ट टी ग्राफ, तो इट इज y इक्वल टू mx प्लस सी, नेगेटिव स्लोप की लाइन आएगी, y एक्सिस इंटरसेप्ट सी नॉट एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस के। और अगर आप हाफ लाइफ अगेंस्ट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करेंगे तो ये y इक्वल टू mx फॉर्म आएगा, इसकी स्लोप लिखेंगे तो ये 1 अपॉन 2k है। क्लियर है? यहीं से अगर एक और टर्म पे ध्यान दें हम लोग, दैट इज यूनिट ऑफ के। तो के की यूनिट अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये आएगा मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ज्यादा क्लियर है? अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, डॉटेड का मतलब होता है जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगी तब आप हाफ लाइफ प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। डॉटेड ग्राफ में वो लाइन बनाई जाती है जो एक्सपेरिमेंटली प्रेडिक्ट नहीं की जाती। एक्स्ट्रापोलेट करते हैं जब ग्राफ को, तो डॉटेड लाइन से एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। So write down a question. Write down for a zero order reaction. For a zero order reaction, if concentration of the reactant becomes C naught by 5 in time T naught, if for a zero order reaction
concentration of the reactant becomes C naught by 5 in time T naught, where C naught is the initial concentration where C naught is the initial concentration and find the rate constant, then find the rate constant, half-life and time of completion of this reaction. Then find rate constant, half-life and time of completion of such reaction. ठीक है, तो अब देखो दो रास्ते हैं, या तो मैं रेट का एक्सप्रेशन सीधे याद हो C इक्वल टू C नॉट माइनस के टी, वहाँ आप डेटा पुट करो और फटाफट सॉल्व कर लो, दैट इज वन वे। हम लोग C की जगह C नॉट बाई 5 पुट करें इक्वल टू C नॉट माइनस के टी रखें, T नॉट पुट कर दें, यहाँ से K की वैल्यू 4 C नॉट बाई 5 T नॉट आ जाएगा। एक बार K आ गया तो उसको हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन में पुट करो तो हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी 5 T नॉट बाई 8 और टाइम ऑफ कंप्लीशन अगर निकालेंगे तो टाइम ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा 5 T नॉट बाई 4। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग खर्च करो तो आपको क्लिक करेंगे कि जीरो वाटर रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट रेट की रिएक्शन, तो अगर कांस्टेंट रेट की रिएक्शन है तो इसका मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज फिक्स हो जाएगा तो टाइम फिक्स हो जाएगा, या फिर अगर टाइम फिक्स कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज फिक्स हो जाएगा। मतलब जैसे 5 सेकंड में जितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी अगले 5 सेकंड में फिर उतनी चेंज होगी, फिर अगले 5 सेकंड में उतनी चेंज होगी एंड सो ऑन, बिकॉज़ इट इज अ कांस्टेंट रेट रिएक्शन। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है तो इसका मतलब उस केमिकल रिएक्शन के अंदर टाइम के साथ अगर आप इक्वल टाइम स्पैन बना दोगे तो हर टाइम स्पैन में जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आएगा दैट विल बी अ फिक्स्ड वैल्यू। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन का चेंज फिक्स कर दें तो हर बार जो टाइम लगेगा वो बराबर लगेगा। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे मान लो इस रिएक्शन को ब्रेक करते हैं तो पहले C नॉट से 4 C नॉट बाई 5 गए, फिर 3 C नॉट बाई 5 गए और फिर 2 C नॉट बाई 5 हुआ और लास्ट में C नॉट बाई 5 हुआ। तो देखो इस स्पैन में जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है वो C नॉट बाई 5 है, इसमें भी C नॉट बाई 5 है, इसमें भी C नॉट बाई 5 है, ये भी C नॉट बाई 5 है और ये भी C नॉट बाई 5 है, यानी हर स्पैन में टाइम बराबर लगेगा। तो अगर हम एक स्पैन का टाइम निकालेंगे तो ये T नॉट बाई 4 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इस सेगमेंट का भी टाइम कितना आ जाएगा T नॉट बाई 4। तो पूरी रिएक्शन का टाइम कितना हो गया 5 T नॉट बाई 4। तो ये चीज ओरली सॉल्व की जा सकती थी। और अगर टाइम ऑफ कंप्लीशन 5 T नॉट बाई 4 आया है तो हाफ लाइफ इसका आधा होगा, क्योंकि आधा होने में जितना टाइम लगा अगला आधा होने में उतना ही टाइम लगेगा। सो दिस विल बी 5 T नॉट बाई 8 और एक बार हाफ लाइफ आ जाएगा तो बस C नॉट बाई 2 के से के निकाल लीजिएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो देयर इज अ ट्रिक दैट इट इज अ कांस्टेंट रेट रिएक्शन, तो हर बार इक्वल कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने में टाइम इक्वल लगेगा, बस ये चीज नोटिस में आनी चाहिए। ठीक है।
अब यही काम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के करिए। सर प्रीवियस स्लाइड खोल दीजिए, नोट करना। ओके सर, डन। ओके तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख रहे हैं तो फिर से सेम प्रोसीजर। हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है जिससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस रिएक्शन का अगर रेट लिखेंगे तो इट इज कम्स आउट टू बी के इनटू एक्टिव मास ऑफ ए, और रेट हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी। बस सिंपली फिर से इसको अगर इंटीग्रेट कर दें सो माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी। टाइम 0 टू सी चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट टू सी चेंज हो जाएगी। अब डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रल आपको पता है, सो इट कम्स आउट टू बी एल एन ऑफ सी नॉट बाई सी इक्वल टू के टी। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं एल एन ऑफ सी इक्वल टू एल एन ऑफ सी नॉट माइनस के टी। लॉग में कन्वर्ट करके देखोगे तो लॉग ऑफ सी इक्वल टू लॉग ऑफ सी नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखोगे तो सी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई रेज पावर माइनस के टी। या फिर अगर सिंप्लीफाइड के फॉर्म में लिखें तो के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी। ये फॉर्म सबसे पॉपुलर है जो हम लोग कॉमनली यूज करेंगे, अदरवाइज आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो सी नॉट जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, सी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी है, और के जो है वो रेट कांस्टेंट है। अब अगर पिछले वाले प्रोसेस से यहाँ पे भी हाफ लाइफ लिखें हम लोग, हाफ लाइफ के लिए आप सी की जगह सी नॉट बाई 2 पुट करेंगे तो इट विल कैलकुलेट हाफ लाइफ, तो इट कम्स आउट टू बी एल एन ऑफ 2 बाई के, या इसी को 2.303 लॉग 2 बाई के लिखेंगे, और लॉग 2 की वैल्यू आप जानते हो 2.3010, दिस इज 0.693 बाई के। तो जो लॉग 2 होता है वो 0.3010 होता है। यहाँ नोटिस करने की चीज़ ये है कि हाफ लाइफ जो है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन था, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। और अगर यहीं से हम यूनिट ऑफ के लिखें तो केवल सेकंड इनवर्स बचेगी, क्योंकि रेट की यूनिट आएगी मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स, और उसमें मोल्स पर लीटर से डिवाइड कर देंगे तो के की यूनिट क्या बचेगी, सेकंड इनवर्स। इसमें देखिए ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, एक ये याद रखना है और एक ये यूनिट ऑफ के। इवन दिस टर्म इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन।
ठीक है, सेट ओके। अब इसी के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सबसे पहला ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो ln of c versus t. So the equation is ln of c equal to ln of c naught minus kt. वैल्यू हो गई ln of c naught और उसकी स्लोप लिखेंगे तो माइनस के। सेम प्लॉट अगर लॉग के लिए प्लॉट करोगे, लॉग ऑफ c वर्सेस t, इक्वेशन सेम आएगी, लॉग ऑफ c naught आ जाएगा और स्लोप आ जाएगा माइनस के अपॉन 2.303, because the equation is log of c equal to log of c naught minus kt upon 2.303. ये वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों एक्सप्रेशन से प्लॉट कर रहे हैं। तीसरा प्लॉट अगर कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम प्लॉट करेंगे तो एक्सप्रेशन है c इक्वल टू c नॉट इंटू e रेज पावर माइनस के टी है। ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन है, वैसे भी प्लॉट कर सकते हैं, ये c नॉट हो गया। और लास्ट में अगर हाफ लाइफ अगेंस्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करेंगे ये इंडिपेंडेंट है। ठीक, इक्वेशन देखते जाइए, प्लॉट आसानी से बनते जाएंगे। पहला ग्राफ ln ऑफ c वर्सेस t बनाया हुआ, तो ln ऑफ c इक्वल टू ln ऑफ c नॉट माइनस kt, y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप माइनस के। दूसरा ग्राफ log ऑफ c माइनस इक्वल टू log ऑफ c नॉट माइनस kt अपॉन 2.303, ये भी y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में, स्लोप लिखेंगे तो माइनस k अपॉन 2.303। c वर्सेस t बनाएंगे तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, c इक्वल टू c नॉट माइनस c नॉट इनटू e रेज़ पावर माइनस kt, और हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लॉट आ जाएगा। अब यही काम हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, if we do same thing for second order reaction, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में सपोज करो A गैस प्रोडक्ट, ये इक्वेशन है, and I'll write the expression minus dA by dt equal to k into a square। अब ऑर्डर 2 है तो पावर 2 आ जाएगी, बस फिर से वही पुराना तरीका अपना इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो माइनस dA by a square is equal to k times dt टाइम 0 to t concentration c naught to c, ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी 1 upon c minus 1 upon c naught is equal to kt, और 1 upon c equal to 1 upon c naught plus kt। c जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है,
सॉरी सी नॉट जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और सी कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी, के जो है वो रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे भी अगर हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे, हाफ लाइफ में सी की जगह सी नॉट बाई टू पुट कर देंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन के सी नॉट। यूनिट ऑफ के अगर लिखेंगे दिस कम्स आउट टू बी मोल्स पर लीटर पावर -1 सेकेंड इनवर्स। और अब यहाँ अगर प्लॉट बनाएंगे 1 अपॉन सी अगेंस्ट टी अगर प्लॉट बना रहे हैं तो y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म है 1 अपॉन सी नॉट और स्लोप आ जाएगी हाफ लाइफ के लिए प्लॉट करेंगे टी हाफ अगेंस्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, जैसे पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनाते थे वैसे बनेगा। ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब इसी को अगर जनरलाइज करते हैं तो हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन के भी सेम प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पावर 2 लगाया था वही पावर n कर दीजिए और उसको जनरलाइज करके nth ऑर्डर रिएक्शन पे सॉल्व कर लीजिए। So if you generalize it for इसी को अगर हम लोग जनरलाइज करते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन की है nth ऑर्डर रिएक्शन में जहाँ पावर 2 था वही पावर n हो जाएगा। इंटीग्रेट करके लाएंगे तो पावर n-1 ये n-1 this will be n-1 kT C नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, C कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, K रेट कांस्टेंट। और अगर आप यहाँ पे आप हाफ लाइफ निकालोगे तो C नॉट की जगह जैसे आप 1/2 पुट करोगे तो आपकी हाफ लाइफ सॉल्व हो जाएगी 2 पावर n-1 -1 अपॉन n-1 K C नॉट पावर n-1। यहीं पे अगर यूनिट ऑफ K रिपोर्ट करेंगे ये पावर 1 माइनस n आ जाएगी और ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये पावर n-1 के साथ ग्राफ प्लॉट करोगे और यहाँ जो स्लोप आएगी वो n-1 की हो जाएगी। ये आपका nth ऑर्डर